नमस्कार फ्रेंड्स। अब तक हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग पंजाब और मैसूर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको। तो चलिए फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं मॉडर्न घटना चक्र का हिस्ट्री, और ये लेटेस्ट एकदम वर्जन है 2025 का। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन सा? तो श्रीनगर था। ठीक है, दिल्ली मकराना काबुल नहीं था बल्कि श्रीनगर था। रंजीत सिंह का जन्म जो होती है वो 13 नवंबर 1780 को होता है। सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में होता है 13 नवंबर 1780 को। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि होती है। इस समय रंजीत सिंह का उम्र था 29 साल। ठीक है, तो 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का जो स्वप्न था वो टूट गया। और वहीं दूसरी ओर कनिंघम ने कहा कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा, ये सभी के सभी अभी पाकिस्तान के एरिया में आते हैं। तो बस कश्मीर को छोड़ करके तो पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, मुल्तान, ये सभी के सभी इन्होंने रंजीत सिंह ने जीत लिया। तो 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और फिर 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को। तो इस विकल्प के अनुसार जो हो जाएगा श्रीनगर, क्योंकि वहां पे इनके अंदर में काबुल भी नहीं था, दिल्ली मकरान भी नहीं था, सिर्फ था कौन सा? मुल्तान था, कश्मीर था, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा था। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो सभी लोग जानते हैं शुकर चकिया मिसल से। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया से। ठीक है, चलो। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो लाहौर थी। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था 1798 में। वहीं वापस जाते समय उसके तोपें जो थी चिनाब नदी में गिर गई थी। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह के रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा करके वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पे अधिकार करने की अनुमति दे दिया। ठीक है, और 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पे अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। और रंजीत सिंह का जन्म जो था वो 1780 को हुआ था। 1799 में इन्होंने लाहौर जीत लिया था। ठीक है, और फिर इसके अलावा इनके एरिया में आता था कौन कौन सा? तो मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और फिर कश्मीर। ठीक है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पे अदालत ए आला की स्थापना की? तो लाहौर में। रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित था। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। ठीक है, अदालत ए आला के। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और फिर लॉर्ड मिंटो के बीच हुआ था। ठीक है, 1809 में हुआ था। 1809 में कौन से गवर्नर थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, और 1909 में मिंटो दे दिए थे। 25 अप्रैल 1809 को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर होती है की संधि होती है। तो अमृतसर की संधि डायरेक्ट लॉर्ड मिंटो की तरफ से नहीं होता, उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि थे चार्ल्स मेटकाफ, उनके साथ होती है। इस संधि के तहत कुछ शर्तें थी, मतलब कुछ प्रावधान किए गए थे। संधि होता है तो ऑफकोर्स उसमें कुछ समझौते होते हैं। इन समझौते में जो पहला मैटर था वो ये था कि सतलज नदी दोनों के क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा को मान लिया गया था कि सतलज के पश्चिम रंजीत सिंह का हुआ और पूर्व में जो है अंग्रेजों का शासन था। दोनों ने एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन दिया। इसका उल्लंघन करने पर या मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह सिद्धांत निष्प्रभावी समझे जाएंगे। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो शाह शुजा से। ठीक है, शाह शुजा से इन्होंने कोहिनूर हीरा को वापस ले लिया था जो कि इंडिया से बाहर चला गया था। ठीक है, तो पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब जो था अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 से में वही अहमद शाह अब्दाली जिसके साथ पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था,
और कुछ ही दिन के बाद 1761 में होता है तृतीय युद्ध। उसके कुछ ही समय के बाद 1773 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुल्तान, कश्मीर और ये छोटे छोटे जो भाग थे उनको छोड़ करके शेष क्षेत्रों पे सिख मिसलों का अधिकार हो जाता है। और यही जो मुल्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर छूटा हुआ था, जिसको बाद में रंजीत सिंह ने अधिकार कर लेते हैं। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया था। 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा, ठीक है, 1803 में शाह शुजा का उसका पौत्र था अहमद शाह अब्दाली का गद्दी पे बैठा। परंतु उसके भाई जो महमूद थे ना, उन्होंने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में शाह शुजा को विस्थापित कर दिया था और स्वयं कश्मीर और पेशावर पे अधिकार कर लिया था। इसी अवसर पे शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगे थे और उन्हें कोहिनूर या कोह ए नूर हीरा को भेंट किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। ये कहना था महाराजा रंजीत सिंह का। रंजीत सिंह का जन्म जो था वो 13 नवंबर 1780 को शुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से लेकर 1797 तक एक प्रतिशासन परिषद या काउंसिल ऑफ रिगेंसी, ठीक है, काउंसिल ऑफ रिगेंसी, जिसमें इनकी माता सास और दीवान लखपत राय थे। ये सभी लोग मिल करके शासन कार्य चलाते थे, इनके माता सास और फिर दीवान लखपत राय। 1797 ईस्वी में इन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया, क्योंकि 1792-97 में थोड़े से छोटे थे, बहुत ज्यादा बच्चे थे। लेकिन जैसे ही बड़े हुए 1799 में अपना ये 19 साल की अवस्था में खुद कार्यभार संभाल ले और फाइनली जाकर के अमृतसर पर 1802 ईस्वी में विजय प्राप्त कर लेते हैं। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं और इसीलिए मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। वहीं महाराजा रंजीत सिंह की बात करें तो इसके उत्तराधिकारी होते हैं खड़ग सिंह, ठीक है, खड़ग सिंह। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पे बैठता है। 1839 में खड़ग सिंह बैठता है, ठीक है, 1839 में खड़ग सिंह बैठता है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये थे आपको दलीप सिंह, जिनके साथ लास्ट वाला संधि हुआ था, ठीक है, चिलिया वाला लाहौर का सब संधि। तो सिख राजा का अंतिम राजा थे दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 49 तक मात्र 6 वर्ष तक शासन किया। 1843 से 49 साल तक दलीप सिंह ने किया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है कि 23 अक्टूबर 1893 को इनका निधन पेरिस में हुआ था, ठीक है। दलीप सिंह को भेज दिया गया था यहाँ से वापस वहां पे। तो इनका ना फाइनली जाकर 23 अक्टूबर 1893 को निधन हो गया। महाराजा के पूर्व पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। से सभी कथन जो है वो गलत है। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिया था और इन्होंने रूस की भी यात्रा की थी। इनकी अंत्येष्टि जो है वो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। इनका जो लास्ट वाला क्रिया था तो वो इंग्लैंड में हुआ था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन था? तो फिर से दलीप सिंह। वही सेम क्वेश्चन। 1849, ठीक है, 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पे 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया और दलीप सिंह को पेंशन देकर के बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। तो पंजाब में 1849 में आंग्ल सिख युद्ध होता है और उसके बाद इन लोगों में संधि होती है और फाइनली दलीप सिंह को कुछ पेंशन देकर के यहाँ से ब्रिटेन भेज दिया जाता है, जहाँ पे इनका पेरिस में फाइनली जा करके इनकी देहांत हो जाती है। कब? 1893 में, ठीक है, 1893 में। पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए बाकी जो सत्य हम लोग वो पढ़ेंगे। तो 19 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। 29 मार्च 1849 को घोषणा हुआ, बिल्कुल सत्य कथन है।
के पंजाब राज्य जो है वो अब खत्म हो गया। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश जो थे भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। बिल्कुल सही कहा ना। और ये कह रहा है कि इतना सारा इनको वार्षिक पेंशन दिया गया, ये जो है ना वो गलत है, क्योंकि इतना नहीं दिया गया था। इनको 40,000 पाउंड, लगभग 4-5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया गया था। ठीक है, 40,000 पाउंड। ठीक है, 40,000 पाउंड या 4-5 लाख रुपया पेंशन दे करके शिक्षा के लिए इनको भेज दिया इन लोगों ने इंग्लैंड। ठीक है। पंजाब के विलय के बाद पंजाब में शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? इसका हम लोग ना एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लेते हैं। देखिए, पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल जो मार्शल थे, इनको सदस्य के रूप में। तो 2 का नाम तो लॉरेंस ही है, एक हेनरी लॉरेंस है और एक जॉन लॉरेंस है। तो हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, और तीसरा हो जाएंगे चार्ल्स ग्रेनविल। तो हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मार्शल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं एच.एम. एलियट और रॉबर्ट मोंटगोमरी इस परिषद के से संबंधित नहीं थे, इसलिए दोनों का दोनों गलत था। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 1767 से 69 के बीच हुआ था। तो सभी लोग जानते हैं इसमें कौन विजयी हुआ था। ये हुए थे हैदर अली। ठीक है, हैदर अली। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से लेकर के 69 के बीच में होती है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ना स्टोरी हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। इसमें ना निजाम जो थे हैदराबाद के, मराठे और अंग्रेज, ये तीनों के तीनों हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया और उसने मराठों को धन देकर के और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर के अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः भाग करके अंग्रेजों के पास चला गया था और फिर हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया था। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास के संधि की थी। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हैदराबाद के जो निजाम थे वो प्रथम जो मैसूर युद्ध होता है उसमें फाइनली कुछ समय तक तो साथ में थे, लेकिन उसके बाद इनका साथ छोड़ के चले गए थे। वहीं जो है वो मराठे थे वो लास्ट तक लड़े थे और फिर मद्रास की संधि भी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं? तो देखिए, ये करते हैं हैदर अली। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, वेंकट राय ने मैसूर सेना डिंडीगुल पर 1755 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पूर्व शासन मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिंडीगुल पे जो था विजय वेंकट राय के नेतृत्व में सेना की थी। उसके बाद जाकर के हैदर अली को यहाँ पे भेजा गया था 1755 में। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था वो कौन थे? तो ये थे सर आयरकूट, और यही सर आयरकूट हैं जो काउंट डे लाली को फ्रांसीसी जो सेना के नेतृत्व करता थे। 1760 वाला युद्ध जो हुआ था वनडे वार्स का, उसमें क्या किया था, इनको हरा दिए थे। और वहीं सर आयरकूट थे जिन्होंने हैदर अली को भी पोर्टोनोवा के युद्ध में हराए थे। तो ये आयरकूट बहुत ही ताकतवर इंसान थे। इन्होंने हैदर अली को भी हरा दिया और उधर फ्रांसीसियों को भी हरा दिया। ठीक है, 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना जो था वो अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ था। ठीक है, जिसने पोर्टोनोवो के युद्ध में 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया था। अब उनके बेटे उसके बाद युद्ध का मोर्चा संभालते हैं टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पे एक जैकोबियन क्लब की भी स्थापना की और उसका खुद ही सदस्य बन गया।
निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन है जो विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास वो किया स्थापित किया? तो ये थे टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। वहीं टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हरा दिया था। कहाँ पे? तो पोलीलूर में। ठीक है, ये 1781 में आयरकुट ने हरा दिया था पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को। ठीक है, और 1780 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने इनको पोलीलूर में हरा दिया था अंग्रेजों को। ठीक है, पोलीलूर में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों और निजाम के साथ एक समझौता कर लिया। ठीक है, तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक भी जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार। देखिए, पहले वाले में युद्ध में क्या था कि दोनों को मिला तो लिया था हैदर अली, परंतु जो निजाम था ना वो कुछ देखा कि उधर का पलड़ा भारी है अंग्रेजों का, तो वो चला शिफ्ट हो गया था। उसके बाद दूसरा वाला में फिर इन लोगों ने अपना कूटनीति से इन दोनों को मिला लिया था और फ्रांसीसियों से भी सहायता लेने का वचन ले लिया था। जुलाई 1780 में आक्रमण होता है, अर्काट पे अधिकार कर लिया था इन लोगों ने और फिर मिल करके सभी लोगों ने अंग्रेजों के जो जगह था अर्काट वहां पे जीत लिए थे। उसके बाद 10 सितंबर 1780 को हैदर अली और टीपू की संयुक्त सेनाओं ने पोलीलूर जो है ना अन्य नाम पेरुम्बकम है, इसके युद्ध में भी कर्नल बेली को, यहाँ पे कर्नल बेली थे। ठीक है, आयरकुट नहीं थे, पोलीवल्ली में कर्नल बेली थे। ये कर्नल बेली को बुरी तरह से पराजित किया और बेली की पराजय का समाचार सुन करके कर्नल जो हेक्टर मुनरो थे ना, जो बेली की सहायता के लिए आ रहा था, वापस लौट गया। तो हेक्टर मुनरो जो बक्सर के युद्ध वाले थे, नेतृत्व करता थे, उन्होंने सुना कि वहां पे युद्ध चल रहा है, तो बेली का सहायता करने के लिए आ रहे थे, परंतु उनको जैसे ही बीच रास्ते पता लगा कि ये तो हार चुके हैं बेलीवल्ली नामक जगह पे, तो वो वापस चले गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो बिल्कुल ये हो जाएंगे आपको टीपू सुल्तान। उसके बाद ये दूसरा भी संधि होती है मंगलोर का और फिर ये स्टॉप हो जाती है दूसरा युद्ध। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है 90 से 92। इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ था। इसमें 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस थे और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इनके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना था और उनके साथियों को देना पड़ा। ठीक है, तो तीसरा वाला में क्या होता है ना कि ये दोनों का दोनों धोखेबाज निकलते हैं। कौन? मराठा और फिर हैदराबाद का निजाम। ठीक है, हैदराबाद का निजाम, ये दोनों के दोनों धोखा दे देते हैं इसको। इसी वजह से क्या होता है कि टीपू सुल्तान की हार होती है और हार की वजह से उसको संधि करनी पड़ती है और फाइनली आधा राज्य अपना दे देना पड़ता है अंग्रेजों को और उनके साथियों को। ठीक है, साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपया भी देना था। 3 करोड़ रुपया भी देना था। अंग्रेजों श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया नहीं देगा, उनके 2 पुत्र अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे। वहीं कार्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी किया था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, कि वो पंगु ही बना दिए ना मराठा और हैदराबाद को मिलाकर के टीपू को, तथा साथियों जो उनके साथी हैं ना, जो उनके हैदराबाद के निजाम और फिर जो मराठा थे, उनको भी इन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें भी शक्तिशाली नहीं बनने दिए और हम अपने उनको भी हरा दिए हमने। ठीक है, मैसूर वालों को भी हरा दिया। कितने तेज थे अंग्रेज नहीं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? उसके बाद फाइनली जाकर के टीपू सुल्तान 1799 में मारे जाते हैं। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रथम वाला कौन पराजित हुआ, क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लेते हैं। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1767 के बीच में और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वेरेलस्ट था। तो इस दौरान 1767 में कार्नवालिस नहीं मार देना, वारेन हेस्टिंग्स नहीं मार देना है, बल्कि अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वेरेलस्ट था। ठीक है, अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध जो होती है 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ खत्म होती है। वहीं दूसरा 80 से 84 तक चलता है। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और यह युद्ध 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। ठीक है, जबकि 1781 में ही हरा दिया था किसको? आयरकुट ने
हैदर अली को, ठीक है, आर्यभट्ट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हरा दिया था। लेकिन ये उसके बाद टिपू सुल्तान इसका नेतृत्व करते हैं। ये युद्ध 1784 तक चलता है। वहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से 92 तक चलता है और इस दौरान जो अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टिपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। वहीं 1784 से 85 ईस्वी में एक दूत उसने क्या किया था, कुस्तुनतुनिया को भी भेजा था, ठीक है। 1787 में टिपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। वहीं 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करके ये युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन उसमें हार हो गया था फाइनली टिपू सुल्तान की, और उसको अपना आधा राज्य 3 करोड़ रुपया भी देना पड़ा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में होता है और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जाकर के फाइनली जो इसकी राजधानी थी उसको जीत लेता है और टिपू ने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अपनी राजधानी को बचाने के लिए वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। टिपू के कुछ सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हराने के बाद टिपू के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी लोगों को वेल्लोर में कैद कर लिया जाता है। यहाँ पे कुछ सूची दिया गया, उसको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग एक बार इसका मिलान करते हैं। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। मद्रास की संधि हुई थी 1784 में हुई थी। और फिर मद्रास की संधि आपका मिस्टेक हो गया, मद्रास की संधि हो जाएगा 1769 में ना। हाँ, तो मद्रास की संधि 1769 में, सालबाई हो जाएगा 1782 में, ठीक है। सालबाई 1782 में और हो जाएगा इलाहाबाद की संधि 1765 में और मंगलौर की संधि हो जाएगी 1784। बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है, तो हम लोग बार बार एक ही चीज पढ़े तो उसको स्किप करते हैं। देखिए बेगम यहाँ पे समरू हैं, इन्होंने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो बेगम समरू ने कौन सा चर्च बनवाई थी? तो ये बनाई थी सरधना में, ठीक है, सरधना। बेगम समरू लगभग 1750 से लेकर के 1836 ईस्वी 1750 से लेकर 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। तो बेगम समरू ने सरधना के निकट मेरठ के निकट सरधना में, सरधना इंपॉर्टेंट है, वहां पे चर्च बनाया था। यहाँ पे कुछ कथन दिया गया, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जो सही वाला उसको हम याद करेंगे। तो पहला था कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाना स्थापित किया, बिल्कुल सही कथन है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था, ये भी कथन सत्य है। सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। वहीं मैसूर में टिपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, तो ये भी कथन सत्य है। तो मैसूर में टिपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। जो गलत था वो कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, ये बिल्कुल गलत कथन है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल है कि रंजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला बारूद बनाने के कारखाने लगाए। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत अनुवाद कराया था, ठीक है। और सवाई जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन 5 जगह पे वेधशालाएं भी बनाई थी, ठीक है। वेधशालाएं जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन। टिपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया था, ठीक है। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ करने के का जो श्रेय है वो मुर्शिद कुली खां को है, ठीक है। मुर्शिद कुली खां को है, जो पहले थे ना सूबेदार, जो अंतिम सूबेदार थे मुगलों द्वारा नियुक्त हुए थे, मुर्शिद कुली खां को दिया जाता है कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय। 27 नंबर क्वेश्चन है फर्स्ट कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो बिल्कुल गलत बात है। यह इब्राहिम लोदी से इसका कोई लेना देना नहीं, तो मराठों की तरफ से गए थे ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टिपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी गलत है। चतुर्थ में हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने निजोश शिमर के षड्यंत्र किया, बिल्कुल ये कथन सत्य है।
तो ये सारा का सारा वही चीजें हैं। देखिए यहाँ पे 1790-92 में ये था, और 1761 का तो अहमद सरदारी के साथ सदाशिवराव भाऊ थे, जो कि मराठा सेना का नेतृत्व किए थे, सदाशिवराव भाऊ। और ये किसके अनुसार है, तो JN सरकार के अनुसार यह कथन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ षड्यंत्रकारी थे प्लासी के युद्ध में, जैसे कि शाहूकार, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद्र, ये सभी के सभी षड्यंत्रकारियों में शामिल थे। जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद्र। जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद्र। इसी के साथ ये टॉपिक भी हम लोग का जो चैप्टर था वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि गवर्नर जनरल वायसराय बहुत ज्यादा है और इससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, और इसका थोड़ा सा टॉपिक भी बड़ा है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।